हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करके चलेंगे टॉपिक सॉल्वेंसी रेशो का। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लिक्विडिटी रेशो बिल्कुल कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को टाइम पे करने के लायक है या नहीं है, हमें चेक करना होता है। तो उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो को। कहते हैं जो ये रेशियो होती है कैलकुलेट की जाती है असेस करने में, जानने के लिए कि जो फर्म है वो एबल है, यानी इस लायक है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को जब उसकी ड्यू डेट आती है टाइम पे कर सकती है। दीज रेशियोज रिवील एज टू हाउ मच अमाउंट इन अ बिजनेस हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर्स। तो यहाँ पे ये बताती है रेशो कि कितना अमाउंट है बिजनेस का वो इन्वेस्ट किया जाए प्रोप्राइटर्स, एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, और कितना जो पैसा आउटसाइड सोर्स से रेज किया जाए। सोल्वेंसी रेशियो डिस्क्लोज करती है फर्म की एबिलिटी कि क्या फर्म एबल है अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को टाइम पे करने के लिए। इंटरेस्ट कॉस्ट किसकी होती है? जो उसके लॉन्ग टर्म इन डेप्ट होती हैं मैच्योरिटी टाइम पे, उसकी जब मैच्योरिटी आती है, यानी कि जब कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म डेट से उधार पैसे लेती है तो क्या उसकी इंटरेस्ट की ड्यू डेट पे आने पे टाइम पे पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, उसको चेक करने के लिए सोल्वेंसी रेशियो जो कैलकुलेट की जाती है। इसमें हम कवर करके चलते हैं 5 टाइप की रेशियो आती है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड लास्ट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो एक एक करके हम रेशियो ये कवर करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो में क्या होता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो हम चेक करके चलते हैं कि फर्म ने कितना पैसा लॉन्ग टर्म डेट से लिया है और कितना उसने इक्विटी से यानी कि शेयर होल्डर फंड से लिया हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं जो ये रेशियो एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट के बीच में और शेयर होल्डर फंड के बीच में। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि जो प्रोपोर्शन है फंड का अक्वायर किया गया, कितना प्रोपोर्शन फंड का अक्वायर किया गया लॉन्ग टर्म बोरोविंग से, किसके कंपेरेटिवली? शेयर होल्डर फंड के कंपेरेटिवली। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? जब हम डेट को इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो आ जाता है। डेट को हम कौन से डेट लेंगे? लॉन्ग टर्म डेट को लिया जाएगा। इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर फंड जिसे हम नेटवर्थ बोलते हैं इसको शामिल करेंगे। डेट के अंदर कौन से डेट आ जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। कहते हैं जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है वो बोरोविंग्स होती है जिनकी पेमेंट 12 महीने के बाद करनी होती है। इसमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट शामिल किए जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहते हैं वो प्रोविजन होते हैं पेबल आफ्टर 12 मंथ, जिनको 12 मंथ के बाद पेमेंट की जाती है। इनमें कौन से आते हैं? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव एटसेट्रा आ जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर किसको शामिल करेंगे? फंड में हम दोनों चीज़ें लेंगे, एक शेयर कैपिटल को और रिजर्व एंड सरप्लस को। शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आ जाएंगी? जैसे इक्विटी शेयर्स कैपिटल आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लेके चलेंगे कैपिटल रिजर्व को, सिक्योरिटी प्रीमियम को, जनरल रिजर्व को, और बैलेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेके चलेंगे इसको। जो इसका बेस्ट रेशियो होता है वो होता है 2:1, यानी कि 1 क्या है मेरे पास इक्विटी, उसके कंपेरेटिवली डेप्ट क्या है मेरे 2। डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट मतलब 2, इक्विटी मतलब 1। तो यहाँ पे इसको सेफ रेशियो माना गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होती है? सिग्निफिकेंस होती है। कहते हैं जो ये रेशियो होती है कैलकुलेट की जाती है जानने के लिए एबिलिटी फर्म की कि क्या वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को टाइम पे कर सकती है फर्म या नहीं कर सकती। तो कहते हैं जो डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है अगर वो मोर देन होगा 2:1 में तो कहते हैं रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन है जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेट नहीं रहेगी। ये इंडिकेट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो इन्वेस्ट किया गया बिजनेस के अंदर वो कहाँ से लिया गया? लॉन्ग टर्म लेंडर से लिया गया है। तो यहाँ पे जो हाई डेट इक्विटी रेशियो है वो एक डेंजर सिग्नल रह जाएगा लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए, क्योंकि डेट का मतलब क्या होता है कि जो बाहर से लॉन्ग टर्म का लोन उठाया गया फर्म द्वारा,
इक्विटी का मतलब क्या था, जो शेयर होल्डर फंड आते हैं। तो अगर ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि डेट क्या है ज़्यादा लिए गए हैं, तो इंटरेस्ट का बर्डन ही काफ़ी रहेगा फर्म के लिए कि उसके डेंजर साइन बन जाएगा। तो यहाँ पे कहता है जो ये लो रेशो रहेगी वो बेटर रहेगी लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए, क्योंकि जो ये ज़्यादा सिक्योर रहेंगे इस केस में। अगर लोअर है 2:1 से, तो डेट इक्विटी रेशो प्रोवाइड करती है, सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिल रही है किसको, लॉन्ग टर्म लेंडर्स को। तो यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करते हैं, स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते कैलकुलेट करो डेट इक्विटी रेशो, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट, करंट असेट। कहते कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे आप इस रेशियो के बेस पे। शेयर कैपिटल जो होते हैं वो शेयर होल्डर फंड का हिस्सा होता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड का हिस्सा होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो होती है लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा होता है, करंट लायबिलिटी हमें नहीं चाहिए, नॉन करंट असेट हमें नहीं चाहिए, करंट असेट हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो जो डाटा गिवन है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो को। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो डेट इक्विटी रेशियो के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट को जब हम डिवाइड कर देते हैं शेयर होल्डर फंड से, शेयर होल्डर्स फंड से, तो हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो जो आ जाती है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, तो सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिए हैं, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हैं। ये दोनों ही क्या है हमारे लिए लॉन्ग टर्म डेट हैं। तो 1,20,000 से लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और 50,000 से लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, तो 1,70,000 से हमारे पास क्या आ गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। अब शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दोनों में से किसी मर्जी तरीके से कैलकुलेट कर लो, अमाउंट सेम ही आएगा शेयर होल्डर फंड का। दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम बैलेंस शीट बनाते होते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड गिवन होती है। तो ये हमारे पास लायबिलिटी साइड होती है और ये हमारे पास असेट साइड होती है। दोनों का बैलेंस क्या होता है, लास्ट में टैली होता है। असेट में हम दोनों ही असेट को ले लेते हैं, चाहे वो नॉन करंट असेट हो चाहे हमारे पास करंट असेट हो, तो दोनों को जब हम लेते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाती हैं, ये टोटल असेट्स बन जाती हैं। जब हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पहले आते हैं शेयर होल्डर फंड आ जाता है। शेयर होल्डर फंड जिसमें हम शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को शामिल करते हैं। फिर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी आती है। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसे हमारे पास आती है करंट लायबिलिटी, जिसे हम टोटल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, टोटल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अगर हम इस टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दे तो हमारे पास बचा बैलेंस किस चीज़ का आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड का आ जाएगा। या फिर अगर मुझे डायरेक्टली कैलकुलेट करना है शेयर होल्डर फंड, तो इसमें मैं दोनों चीज़ों को शामिल कर दूंगी। एक तो मैं लूँगी शेयर कैपिटल को और दूसरा लेंगे अपन रिजर्व एंड सरप्लस को। तो दोनों तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर होल्डर फंड, दोनों में जो अमाउंट आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं शेयर होल्डर फंड, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो डाटा है वो कौन सा गिवन है। अगर मैं इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की हेल्प से कैलकुलेट करती हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी से मुझे शेयर कैपिटल चाहिए और रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल गिवन है मेरे पास 2.5 लाख से, तो 2.5 लाख की शेयर कैपिटल ले ली जाएगी और रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 1,10,000 से, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3,60,000 आ गया। ये मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से लिया है जिसमें मैंने ये दोनों चीज़ों को शामिल किया है। अब दूसरा तरीका होता है कि अगर मैं टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं तभी मेरे पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा तरीका लूँगी तभी मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ शेयर होल्डर फंड को। तो जब हम शेयर होल्डर्स फंड को कैलकुलेट करते हैं किस साइड से, असेट साइड अप्रोच से, यानी कि जब मैं इसको असेट साइड अप्रोच से कैलकुलेट करती हूँ तो कैसे करूँगी, तो सबसे पहले मैंने
टोटल असेट में से, यानी कि इस टोटल असेट में से माइनस कर देने क्या टोटल लायबिलिटी। तो टोटल असेट्स में से मेरे पास गिवन है, टोटल असेट साइड मेरे पास गिवन है नॉन करंट असेट और करंट असेट दोनों ही गिवन है। तो यहाँ पे जब मैं टोटल असेट लेती हूँ, टोटल असेट में मेरे पास नॉन करंट असेट गिवन है, नॉन करंट असेट गिवन है 3,80,000 से और करंट असेट गिवन है 2,20,000 से। तो यहाँ पे करंट नॉन करंट दोनों ही ले लिया मैंने, तो मेरे पास टोटल असेट आ गई है। जब हम इन दोनों को ऐड करते तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 3 2 5 और एक 6 लाख, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 लाख रुपया आ जाएगा। तो नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल लायबिलिटी, जिसमें मैं नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही लायबिलिटी को लेके चलूँगी। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म प्रोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों गिवन है, 1,20 से प्लस में 50,000 से, नॉन करंट ऐसे में करंट लायबिलिटी में ले लेती हूँ 70,000। तो मेरे पास यहाँ से क्या पता चल जाएगा टोटल लायबिलिटी, जिसमें मैंने नॉन करंट के ये 2 आइटम और ये करंट लायबिलिटी के 1 आइटम शामिल की है। जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2,40,000। तो अब हम इसकी हेल्प से शेयर होल्डर फंड निकालते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि जब मैं टोटल असेट में से, टोटल असेट्स में से माइनस कर देती हूँ टोटल लायबिलिटी को, तो मैंने टोटल असेट में लिया 6 लाख, मेरे पास टोटल असेट आया था, माइनस करते उसमें से 2,40,000, तो मेरे पास बनेगा ये 3,60,000 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 360 शेयर होल्डर फंड आया जब मैंने असेट साइड ली है, और लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से मेरे पास कितना आया था 360 ही आया था। तो अब यहाँ पे हम डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो के लिए मेरे पास दोनों ही डाटा आ चुके हैं। तो मैंने लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट किए थे 170 से, और यहाँ पे कैलकुलेट किए 360 से शेयर होल्डर फंड। तो 0.47:1 क्या आ चुका है मेरे लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो आ चुका है। तो यहाँ पे जो इसका आइडियल रेशियो रखा था वो कितना रखा था 2:1 रखा था। तो ये तो 2 से क्या आ चुका है कम आ चुका है, यानी कि यहाँ पे कंपनी की पोजीशन क्या है साउंड है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है क्या डिनोट करती है 0.47 को। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लॉन्ग टर्म डेट लिए गए वो कम लिए गए हैं, लेकिन इक्विटी से पैसा ज़्यादा लिया गया, तो ये बेटर है कंपनी के लिए। तो इस तरीके से बच्चों समझता, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।